स्वागत है दोस्तों करियर रिजल्ट में। आज के इस वीडियो में सारे मॉडल एसपीडी साइंस के सारे मॉडल सेट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। आगे देखते हैं दोस्तों, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर जांघ है। शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर जांघ है। जांघ के अस्थि को क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितने बार? 72 बार धड़कता है दोस्तों। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है दोस्तों, प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिका का जीवनकाल कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिका का जीवनकाल 120 दिन होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है क्या है? रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। याद रखिएगा, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों ओ है, तथा सर्वग्राही मतलब सबको देने वाला रक्त समूह जो है ए भी है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। सर्वदाता यदि सबको देने वाला रक्त जो होता है वो होता है, लेकिन सबसे लेने वाला रक्त जो होता है सर्वग्राही क्या होता है? तो ए भी होता है। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? पित्त एक हार्मोन है, वो स्रावित होता है कहाँ से? तो यकृत से स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? तो यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। यानी कि 120/80 से यदि नीचे हुआ तो ब्लड प्रेशर लो होगा, और 120/80 से ऊपर हुआ तो ब्लड प्रेशर हाई, यानी कि हाइपरटेंशन बोलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन? अलग करता है तो वृक्क। हमारा जो किडनी है वो रक्त को अशुद्ध पदार्थों से अलग करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा एरर है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये शरीर की नहीं होती है, ये कोशिका सबसे बड़ी कोशिका जो है मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शरीर का नहीं। हमारे शरीर में शुतुरमुर्ग के अंडे नहीं पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्तों के काटने से। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्तों के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणु के अध्ययन से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। आगे देखते हैं दोस्तों, खून थक्का नहीं जमता किससे? तो हीमोफीलिया रोग के कारण। खून थक्का नहीं जमता यानी कि खून मतलब जब हम लोग का कट जाता है तो वो जम जाता है, लेकिन जब हीमोफीलिया रोग होने के बाद खून थक्का नहीं जमा पाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो दोस्तों आँख से संबंधित है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। हम मॉडल सेट 2 पे आ गए हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? तो मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो मूली, गाजर और शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। आगे देखते हैं, तनों के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज।
दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं पेपर में, तो आप ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। तने के रूपांतरण का उदाहरण आलू, अदरक और प्याज। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण मूली, गाजर और शकरकंद। याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो पालक के पत्तों में। लोहा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है? पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है कितनी? 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है कितना? कब? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है संतुलित होती है, यानी बैलेंस बना रहता है। वो किससे? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन, जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, क्या कवक के बारे में पढ़े जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो माइकोलॉजी बोला जाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। ये देखिए दोस्तों, जितने भी सारे हड्डियाँ हैं, चाहे वो इंसान का हड्डी हो, चाहे जानवर का हड्डी हो, चाहे किसी भी प्राणी का हड्डी हो, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है उसमें बहुत सारा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। मानव में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 46 है, और इसको जोड़े में यदि बात करेंगे तो इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अलग अलग भी याद रखिएगा, एक साथ भी जोड़े में भी याद रखिएगा। रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है इंसुलिन शरीर में? तो अग्नाशय में बनती है। इंसुलिन जो शरीर में बनती है अग्नाशय में बनती है। यही इंसुलिन के बढ़ने से क्या होता है? तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि तो मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग क्या है? तो वर्णा अंधता, ठीक है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। एक होता है हीमोफीलिया, जिसके कारण क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसको लाल, हरा और मतलब नीला, इस शायद इसी टाइप का है, वो उसको समझ में नहीं आता है। और हीमोफीलिया रोग है जो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बना पाते हैं इस रोग के कारण। ठीक है, तो ये दोनों रोग जो है वंशानुगत रोग हैं, याद रखिएगा दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखिएगा। मछलियाँ सांस लेती है। मछलियाँ कहाँ से सांस लेती है? मछलियाँ पानी में रहती है। ठीक है, तो उसको नाक नहीं होते, उसको क्या होते हैं? तो गिल्स होते हैं, वो गिल्स से सांस लेती है। ठीक है, जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं, तो मछलियाँ नाक से सांस नहीं लेती है, वो गिल्स से सांस लेती है, जिसको ब्लाडर भी बोला जाता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम गाजर है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर है। जठरस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। जठरस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकेन परस्पर सहजीवी है, मौजूद होते हैं किसके? तो कवक और शैवाल के। लाइकेन पार्क आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में उत्तराखंड में बनाया गया है। तो लाइकेन में क्या होता है? तो ये सहजीवी है, दो चीज़ों का सहजीवी है। ठीक है, ये कवक और शैवाल से मिलके लाइकेन बनते हैं। लार पाए जाने वाले एंजाइम कहाँ है? तो टाइलिन। टाइलिन कहाँ? मुख में पाया जाता है। मुंह में टाइलिन पाया जाता है, जो क्या होता है? लार बनाने वाला एक एंजाइम है, याद रखिएगा दोस्तों। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तो तत्व क्या है? तो लोहा। लोहा जो है हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त में पाया जाता है बहुत मात्रा में। प्रोटीन का पाचन होता कहाँ से? तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन यानी कि प्रोटीन का जो है टूटना, बिखरना, ठीक है, और नया प्रोटीन बनाना, एमिनो अम्ल बनाना, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, वो कहाँ होता है? सारा काम कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत फेमस कांड हुआ था, ठीक है, 1884 ईस्वी में कांड हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि 1884 में भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा किसको बोलते हैं? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट। कार्बोनेडो और ग्रेफाइट जो है, इसको काला हीरा और काला शीशा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कहाँ होती है? तो कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन होता है, जिसको जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में।
आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहने का ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि इससे लोग मर जाते हैं, ठीक है। ये लाइसोसोम जो है कोशिका में बनता है और ये लाइसोसोम कोशिका को मारने का काम करता है, ठीक है। यह हमारे शरीर में लाइसोसोम जो होता है कोशिका के अंदर होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो हमारे एलपीजी गैस है, ठीक है, जो सिलेंडर हम लोग आते हैं उसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन आते हैं, ठीक है। उसमें ये दोनों का कंटेंट ज़्यादा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहलाता है। कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि प्रोटीन जो है राइबोसोम में बनता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये कोशिका सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। डीएनए और आरएनए, डीएनए तथा आरएनए है क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए तथा आरएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके 37 डिग्री तो याद होता है हम लोग को, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये याद रखिएगा और 310 केल्विन ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है, यानी कि ये डिसीजन करना कि मतलब लड़का होगा या लड़की, ये किसके मतलब किस पे डिपेंड करता है, पुरुष के क्रोमोसोम यानी कि पुरुष के जीन पर डिपेंड करता है, ना कि स्त्री के जीन पे, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा इस सब में। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, यानी कि 639 टाइप के मांसपेशी हमारे शरीर में मिलकर एक पूरा शरीर का ढांचा बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। शरीर के सबसे कठोर तत्व क्या होते हैं, तो एनामिल, ये दांत में होते हैं, ठीक है, और दांत हमारे शरीर में सबसे कठोर तत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी, संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि संसार मतलब सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, शुतुरमुर्ग का कोशिका, ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, ठीक है, कुल जो है 8 अस्थियां खोपड़ी में होती है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, याद रखिएगा। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो अरविंद खुराना अपने भारत के थे, वो जीन के संश्लेषण से संबंधित थे, जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, बुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है, याद रखिएगा। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है XY में, पुरुष जीन संगठन होता है XY में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, कहाँ मिलता है, तो जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से, जल से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन से है, तो CO2 आवश्यक गैस है। मधुमेह रोग होते हैं किससे होते हैं, तो इंसुलिन की कमी से होते हैं। इंसुलिन आपको पढ़ाए थे मतलब बताए थे दोस्तों, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, और यहाँ पे क्या है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, यानी कि इंसुलिन बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है। आपको पहले भी बताए थे और अभी भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्या है, पत्तियाँ। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, पत्तियाँ है। ब्रेंकाइटिस एक रोग है, कहाँ होते हैं दोस्तों, तो कृत्रिम हृदय का एक रोग है। कृत्रिम हृदय का एक रोग क्या है, ब्रांकाइटिस लिखा है। एक लड़का अपने पिता के क्रोमोसोम से क्या ले पाता है वो 22+Y ले पाता है। एक लड़का अपने पिता के क्रोमोसोम से 22+Y ले पाता है। तो एक लड़की अपने पिता के क्रोमोसोम से क्या लेगी, तो 22+X लेगी, ठीक है, डबल X मिलके लड़की होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मॉडल सेट 4 है और इस पर मतलब पहला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों,
तो मूत्र में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाए जाते हैं। हमारे मूत्र जो होते हैं, मानव मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यानी कि दूध यदि बराबर सेवन किया जाए तो विटामिन सी की कमी हो सकती है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। टॉक्सिन है। टॉक्सिन एक क्या है? तो जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन जो होता है एक जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टॉक्सिन क्या होता है? तो एक जहरीला पदार्थ होता है। एंजाइम की रचना होती है, कहाँ होती है? तो एमिनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, विटामिन डी नहीं होता है। फलों एवं सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। यानी कि हम लोग को फलों से और सब्जियों से विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होती है। तो विटामिन डी की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, और थोड़ी मात्रा में दूध से विटामिन डी की प्राप्ति हो सकती है। मैंने कहा हो सकती है, होती है या यह ज़रूरी नहीं है। इस पर रिसर्च मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, फलों एवं सब्जियों से विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होगी। मलेरिया एक परजीवी है, मादा एनाफिलीज मच्छर का। मलेरिया एक परजीवी जो है मादा एनाफिलीज मच्छर का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूध में उपस्थित होते हैं दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मेढक के हृदय में चंबर कक्ष होते हैं 3। मेढक के हृदय में चंबर कक्ष होते हैं 3। मेढक के हृदय में चंबर कक्ष होते हैं 3। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है कौन सा? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। बहुत सारे काम जो है यहीं से संचालन किए जाते हैं मानव के शरीर के द्वारा। तो इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन याद रखेगा, अगल बगल घुमा के पूछ दिया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है? तो कैल्शियम, जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता किससे बोला जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल को बोला जाता है। कि आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता किसको बोला जाता है? ग्रेगरी मेंडल को बोला जाता है। ये मटर के पौधे से ये रिसर्च किए थे अपना। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा साथ साथ। किसान का परम सहायक क्या होता है? तो केचुआ होता है। इसको परम सहायक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मिट्टी को हल्का बना देता है और उसमें पोषक तत्व जम जाते हैं, जिससे क्या होता है? खेती अच्छे से होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हम इसलिए डिटेल में बताते चलते हैं ताकि आपको उस चीज़ के बारे में पता रहे और जल्दी से याद होने में सहूलियत होए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? लगाया गया तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिसके द्वारा कोशिका में केंद्रक का पता लगाया गया। ठीक है, 1831 ईस्वी में ये कर पाए थे। सबसे बड़ा फल क्या है तथा सबसे बड़ा पुष्प क्या है? ठीक है, तो सबसे बड़ा फल जो होते हैं आर्किडस होते हैं। ठीक है, तथा सबसे बड़ा पुष्प जो होते हैं रेफ्लेशिया होते हैं। ठीक है, आर्किडस सबसे बड़े फल हैं और पुष्प सबसे बड़े रेफ्लेशिया हैं। स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद, शल्ककंद और प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो स्तंभकंद का उदाहरण है आलू। ठीक है, धनकंद का उदाहरण है बंडा तथा केसर, और क्या है? शल्ककंद का उदाहरण है प्याज, तथा प्रकंद का उदाहरण क्या होता है? तो अदरक और हल्दी। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग हैं। क्या? इन सारे फल जो है, जितने भी सारे फल है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर, इसके खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तो फल भेदी होते हैं। आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से याद करना है। इसको लॉजिकली याद करना है कि अमरूद का फल खाया जाता है, अंगूर का फल खाया जाता है, बीज नहीं खाया जाता है। अंगूर इस सब में बीज नहीं होते, शरीफा में बीज नहीं खाया जाता है, टमाटर में बीज नहीं खाया जाता है। ये बीज अपने आप चला जाता है, उसमें फल में ही लपेटा हुआ रहता है। तो इसको फल भीति ही खाते हैं हम, बीज स्पेशली बीज को नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य क्या भाग है? तो मध्य फल भीति। मध्य फल भीति कहने का मतलब क्या है? तो आम में देखिएगा मध्य में क्या होता है? तो बीज होते हैं, उसको हम बाहर कर देते हैं। पपीता में भी सेम कंडीशन है, बेर में भी सेम कंडीशन है। तो इसके क्या खाया जाता है? तो मध्य फल भीति, यानी कि छिलका को हटा करके और बीच में बीज जो होते हैं उसको हटा करके बीच का जो भाग है, फल है, उसको खाते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, याद रखिएगा। अदरक तथा आलू खाने योग्य भाग है। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तना होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% लगभग होता है। याद रखिएगा दोस्तों। मॉडल सेट 5 का हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है,
तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 13.5 किलो से 14 किलो होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ओ सॉरी, हम गलत बता दिए। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, और इसके बराबर भी हो सकता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। सॉरी, हम पहले गलत बोल दिए थे। ऊँट की गर्भाशय का जो काल होता है इतने दिन का होता है, 320 से 350 दिनों का होता है। ठीक है, ऊँट के गर्भाशय का काल कितना होता है? तो 320 दिन से 350 दिन का होता है। ठीक है, आगे दोस्तों देखेंगे गाय तथा भैंस का जो गर्भाशय का काल है तो वो कितना होता है? 280 दिनों से लेकर के 300 दिनों के बीच में होता है। गाय यानी कि 280 दिन और भैंस यानी कि 300 दिन। ठीक है, भैंस जो है ज़्यादा समय लेते हैं अपना गर्भाशय का काल को पूरा करने में। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या होते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग जो है, दो चीज़ें जो है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसका हेल्प लिया जाता है। दूध में पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? शर्करा जो होते हैं वो क्या है? लैक्टोज है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है, यानी कि किडनी में होता है। वो मूत्र का निर्माण यानी कि हमारे जो मूत्र होते हैं उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो किडनी में होता है। मानव शरीर की जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है। सबसे लंबा कृमि क्या है? तो टैपवर्म। टैपवर्म का नाम आप सुने होंगे। ये क्या होते हैं? तो सबसे लंबा कृमि होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है दोस्तों? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन का कार्य क्या होता है? अपकेंद्रीय बल पे कार्य करते हैं। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे क्या कार्य करते हैं? अपकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों? कि मतलब कोई वस्तु जो है ना वो केंद्र में ना रह के केंद्र से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो केंद्र की तरफ नहीं, केंद्र से बाहर की तरफ घूर्णन की गति में घूमते हैं। ठीक है, इसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसी सिद्धांत पे क्या होता है? तो कपड़ा सुखाना और दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन का काम होता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आप अच्छे से समझते होंगे। ये एक अश्वशक्ति कितने होते हैं? तो 746 वाट के होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कहाँ होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। इंद्रधनुष के बीचों बीच यानी कि 7 रंग होते हैं, तो 3 रंग ऊपर और 3 रंग नीचे। इसमें बीच का रंग क्या होगा? बच गया एक रंग, तो वो हरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई बोलने की बात नहीं है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। तरंगदैर्ध्य यानी कि रंग का प्रकीर्णन जो होता है तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक। रेटिना पर जो बनते हैं प्रतिबिंब यानी कि हमारे आँख पे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, रेटिना पे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? तो सूर्य के ठीक विपरीत में। सूर्य यदि पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, और सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। फ्यूज तार किससे बनाई जाती है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनाई जाती है। फ्यूज तार टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनाई जाती है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अब आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं हो पाते हैं। प्रकीर्णन के बारे में आपको पता होगा कि यदि एक कण प्रकाश को अवशोषण करके अपने अलग बगल के कण को मतलब बिखेरते हैं, अपने प्रकाश बिखेरते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में कण जो है, कण की मात्रा बहुत ही कम है, वहाँ पे वायुमंडल के अभाव है, इसके कारण वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और इसके कारण क्या होते हैं? अंतरिक्ष काला दिखाई देते हैं। दोस्तों एक बार फिर से समझा देते हैं।
अंतरिक्ष में है प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसके कारण सूर्य का लाइट जो है डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं, बीच में जो है वो भाग पे प्रकीर्णन नहीं हो पाने के कारण क्या होते हैं तो काला हो जाते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, यदि ये समझ में नहीं आए तो इतना याद रखिएगा, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है तो अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है नीला, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है याद रखिएगा दोस्तों। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति, अवतल लेंस के भांति जल में जो है व्यवहार करता है, वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने के कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो होता है तारे के टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका के कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉडल सेट नंबर 6 को देखेंगे अब। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मॉडल सेट 6 को देखते हैं। कैंडिला मात्रक जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, सॉरी, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है नाभिकीय संलयन, सूर्य के ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है किससे, तो गीलर मूलर काउंटर से, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीलर मूलर काउंटर से। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, खास करके जो रेडियो सक्रियता की माप की जाती है किससे, तो गीलर मूलर काउंटर से, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। रॉकेट की गति आधारित होती है किस पे आधारित होती है, संवेग संरक्षण पे सिद्धांत पे आधारित होती है। रॉकेट की गति जो होती है आधारित संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। मूल रंग कहलाते हैं, मूल रंग यानी कि बेसिक जो है कलर वो कहलाते हैं, कौन सा बेसिक कलर कौन होते हैं, तो नीला, लाल और हरा। ठीक है, ब्लू, रेड और जो होते हैं ये ब्लू, रेड और ग्रीन जो होते हैं ये 3 रंग जो है वो बेसिक रंग है हमारा। ठीक है, और इसी रंग से अनेक रंग बने होंगे। ठीक है, इसलिए इसको बेसिक रंग, मूल रंग बोला गया है, रूट कलर्स बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सटेंट, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई को मापने के लिए। एक अगले क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, दूर किया जाता है किसके द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। आप इतना याद रखिए, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम सिद्धांत आधारित होता है किस पे, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम सिद्धांत होता है नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। बिजली के बल्ब के मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस में, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होते हैं अक्रिय गैस में, बिजली के बल्ब मुख्यतः प्रयोग होते हैं अक्रिय गैस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि की गति की धीमा होती है, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ठीक है, ध्वनि की गति कहाँ होती है धीमी, तो हवा में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे, हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, तो वर्षा का जल होता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, तो वर्षा का जल होता है। यानी कि वर्षा के जल जो होते हैं वो शुद्ध, पूरे शुद्ध होते हैं, यानी कि पूरा फिल्टर होता है। ठीक है, टोटली फिल्टर होता है, उसको हम पी सकते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होने वाला कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच के प्रयोग में उपयोग होने वाला कौन सा दर्पण है,
तो अवतल दर्पण है। नाभ के विखंडन में प्रयुक्त होता है कौन? यूरेनियम। यूरेनियम एक तत्व है जो नाभ के विखंडन में प्रयोग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? तो पारा है। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुराही का पानी ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि वाष्पीकरण होता है, उसमें वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, इसी कारण उस सुराही का पानी जो है ठंडा हो जाता है। मॉडल साध्य को देखते हैं दोस्तों। तो विद्युत धारा मापा जाता है किस में? तो आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अदिश राशियाँ होती है। अदिश राशियाँ क्या होती है? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय एवं चाल, ये सब जो है, ये कितने जितने भी सारे चीज़ें वो अदिश राशियाँ का एग्जाम्पल है। ठीक है, जबकि सदिश राशियाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, और उसमें कुछ हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ आपके बुक में, वो त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसको मतलब हल्का क्वेश्चन छोड़ के इसको याद रखने की कोशिश ऐसा नहीं कीजिएगा कि याद नहीं रख पाएँ। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है किसमें? तो लाल तथा बैंगनी कलर में। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य जो होता है लाल में होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है बैंगनी रंग में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु क्या होते हैं? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु होते हैं जो सबसे कठोर होते हैं। इसके आभूषण भी बनाए जाते हैं। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं कौन? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि परमाणु के बाहर, नाभिक से बाहर कौन रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। बर्तनों के कलई के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को बर्तनों के कलई के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। पंखा में हरा रंग होता है क्यों? दोस्तों, पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग जो होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं किससे? तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों जो होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। ये नॉन स्टिक बर्तन अब बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। ठीक है, तो आपको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बस ये याद रखिएगा उसमें टेफ्लॉन के परत, जो ऊपर वाले परत होते हैं वो टेफ्लॉन के होते हैं, चाहे नीचे वाले परत होते हैं टेफ्लॉन के ही होते हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है कौन? तो रेडॉन। रेडॉन एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आसानी होगा याद करने में, याद रखिएगा। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। हीलियम गैस एक ऐसा गैस है जो बहुत हल्का है, वो वायुमंडल में आसानी से ऊपर जाने के लिए, सॉरी दोस्तों, ये हीलियम गैस बहुत हल्का होता है, इसी कारण गुब्बारों में भरा जाता है, जिससे गुब्बारे ऊपर उड़ने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुला रहना। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुला रहना ये क्या करता है? तो जल को अस्थायी कठोरता मतलब बनाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। पानी की जो है अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किससे? तो पोटेशियम क्लोराइड डाल देने से पानी की जो है अस्थायी कठोरता दूर हो जाता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। जिंक की परत जो होता है वो चढ़ाने देने से क्या होता है? तो लोहे में जंग नहीं लगते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा कुछ सुचालक क्या होता है? तो चांदी का यूज किया जाता है तार बनाने में। ये विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है, मतलब सुचालक है, सॉरी दोस्तों। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है। क्या मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर टका मिश्रण है किसका? तो सीसा एवं टीन का। सोल्डर टका मिश्रण है किसका? तो सीसा एवं टीन का। मॉडल सेट 8 देखते हैं।
शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है कितना, तो 24 कैरेट। 24 कैरेट जो होता है सोना का शुद्धतम शुद्धता होती है, ठीक है। क्वार्ट जो है क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन में होता है। क्वार्ट जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन में होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर तत्व क्या है दोस्तों, याद रखिए प्लेटिनम जो होता है सबसे कठोर तत्व होते हैं, जिसका आभूषण में भी यूज किया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ बोले तो हीरा होगा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका, तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। 96% कार्बन होते हैं उसमें। सबसे हल्की धातु है लिथियम। 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 कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड होता है 10⁻12 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। कभी हम मतलब इसके बारे में पूरा एक डिटेल क्लास लेंगे तो आपको ये सब सारे छोटे छोटे बातें जो है इसको एक्सप्लेन करते हुए इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी ये मॉडल सेट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को डिटेल में करने के नहीं जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है माइनर क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए इसको हम मिस नहीं करेंगे। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है क्या, तो निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था, फंक एक वैज्ञानिक है जो विटामिन का खोज किया था, ठीक है। फंक एक वैज्ञानिक है जो 1911 में क्या किया था, तो विटामिन का खोज किया था, ठीक है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास है यानी कि रुक जाता है, वो किसके कारण रुकता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी से रिलीज होता है। वो क्या होता है, वो रिलीज होना कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस हार्मोन के बारे में खास करके याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। मनुष्य नहीं सुन सकता, क्या नहीं सुन सकता, प्रासव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। और आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, प्रासव्य तरंगे के कारण ही रात में जो है चमगादड़ उड़ सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से याद होगा, ठीक है। कभी याद रखने के लिए ये बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखिए, सब याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त यानी कि WBC हमारे शरीर में जो अवेलेबल होते हैं, वो उसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % होता है, तो 78% नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है, किससे दूर होती है, सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। अस्थाई तथा अस्थाई सोडियम कार्बोनेट से दूर किया जाता है। इस दोनों कठोरता को सोडियम कार्बोनेट से दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में अस्थाई कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। याद रखिएगा दोस्तों, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। फ्लिंट एक कांच का टाइप है जिसका उपयोग होता है, यूज होता है कहाँ कहाँ, तो कैमरा में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब में, धूप चश्मा में, इस सब में क्या होता है, तो फ्लिंट कांच एक कांच होते हैं, टाइप होते हैं, इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है, तो पारा के अयस्क हो गए सिनेबार, ठीक है,
पारा के अयस्क सिनेबार हो गए, तांबा के अयस्क क्या हो गए, क्यूप्राइट हो गए, तथा एल्यूमिनियम के अयस्क क्या हो गए, तो बॉक्साइट हो गए। खास करके आप एल्यूमिनियम का अयस्क और पारा का अयस्क बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। मॉडल सेट 9, मॉडल सेट 9 को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो डोलोमाइट, डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट, ये तीन जो है वो कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। खास करके आप कैल्शियम का याद रखिएगा और पोटेशियम का याद रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम और पोटेशियम हम देखें एग्जाम में ये बार बार आए हैं, ठीक है। तो कैल्शियम का डोलोमाइट और पोटेशियम का नाइटर आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आ सकता है। कैडमियम का ग्रेनोनाइट, ग्रेनोकाइट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस यानी कि वही हमारा एलपीजी, ठीक है, जिसका सिलेंडर हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब उसमें कंटेंट होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, एलपीजी में सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। सल्फर का एक यौगिक है, ठीक है, सल्फर से बना हुआ है मिथाइल मरकैप्टन, इसको मिलाया जाता है एलपीजी को गंध बनाने के लिए, क्योंकि पहले जो एलपीजी था उसमें गंध नहीं थे, ठीक है। तो इससे काफ़ी मात्रा में मतलब आग लगने की घटना होती थी, इसलिए मिथाइल मरकैप्टन मिला करके उसको गंध रहित बनाया गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता क्या है, रेयान। रेयान एक है जो सेल्यूलोज से कृत्रिम रेशा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीरा का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक क्या होता है, तो 2.2 और 2.42। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, 2.2 होता है, जबकि मतलब अपवर्तनांक कितना होता है, तो अपवर्तनांक 2.42 होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका अपवर्तनांक भी इंपॉर्टेंट है और अपेक्षिक घनत्व भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व हीरा का पूछे तो 2.2 और अपवर्तनांक पूछे तो 2.42। अपवर्तनांक इसका बहुत ही कम होता है, इसके कारण क्या होता है, तो ये चमकता बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है कितना, तो 22.4 लीटर, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या ये है। और 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 × 10⁻23, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है, द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में होता है उपयोग कैडमियम या बोरॉन के छड़ का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, याद रखिएगा। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, तो कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। यानी कि लाल रंग बहुत तेज़ी से मतलब आगे बढ़ते हैं और बैगनी रंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पानी में डूबता हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबता हुआ बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है तथा उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 A, ठीक है, और 7800 A के बीच में, 3900 A तथा 7800 A के बीच में, याद रखिएगा। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती कहाँ है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कहाँ होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है ठोस में ऊष्मा का संचालन होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, तो चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है
कितना, तो 1/10 सेकंड तक। यानी कि हम जो बात बोलते हैं चाहे आप सुनते हैं, ठीक है, तो हमारे बोलने के बाद 1/10 सेकंड तक आपके कानों पे ध्वनि का प्रभाव रहेगा, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो 17 मीटर। यानी कि कोई चीज़ यदि 17 मीटर से कम है तो उसका आवाज़ इको करने लगेगा, और यदि 17 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो आवाज़ को सही से सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक अप्रॉक्स वैल्यू है 17 मीटर, यानी कि 17 मीटर पे आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगा, यानी कि आपका ही ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। याद रखिएगा दोस्तों। स्कैंडी लोलक का अपवर्त काल होता है 2 सेकेंड। स्कैंडी लोलक का अपवर्त काल क्या होता है, 2 सेकेंड होता है। याद रखिएगा, स्कैंडी लोलक का अपवर्त काल, स्कैंडी लोलक का आवर्त काल 2 सेकेंड का होता है। लोलक का आवर्त काल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्त काल निर्भर नहीं करता किस पे, तो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्त काल जो होता है द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 10 का देखते हैं। वायुमंडल दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है क्या, तो मापक वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या है, तो बैरोमीटर, और तथा मात्रक इसका क्या है, तो बार। याद रखिएगा, मापक मतलब मापक यंत्र जो है वो बैरोमीटर होगा, जबकि मात्रक इसका क्या होगा, तो बार है, ठीक है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है कितनी, तो 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर से हम और पास में ले जाए तो कोई भी वस्तु हम देख नहीं सकते, देखने में कठिनाई होगी। अब 25 सेंटीमीटर पर रहे तो वस्तु को देख सकते हैं, उससे ज़्यादा रहे थोड़ा तो और अच्छे से देख सकते हैं। यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम दूरी है, यानी कि मिनिमम आपको 25 सेंटीमीटर पर वस्तु दिखाई देने लगेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का जो आवरण होता है ना, स्टार्च का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे का आवरण बना होता है किसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का जो आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। अंडे का जो ऊपर खोखला देखते हैं आप बहुत हार्ड होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है, तो फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी जो है मानव मस्तिष्क से और मानव मस्तिष्क तथा सिर से अध्ययन से संबंधित एक शाखा है, ठीक है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है किसका, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन जब आप आप पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेशन आप हो जाता है, ठीक है। आप पानी नहीं पिएंगे तो शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपका शरीर में क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड का कमी हो पदार्थ की कमी हो जाएगी, यानी कि NaCl का आपके शरीर में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन शरीर हमारा नहीं होना चाहिए, पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ, निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। कृत्रिम शिल्प कहलाता है क्या, तो रियान। ये क्वेश्चन बार फिर से रिपीट हुआ है। कृत्रिम शिल्प क्या कहलाता है, रियान कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पौधे में जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम होता है वो जैव पदार्थ का वहन करते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जैव पदार्थ सारे पौधे में फैलाने के लिए, शाखा में फैलाने के लिए वहन का कौन सा काम करता है, तो फ्लोएम करता है वहन का काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्रु गैस यानी कि इसको क्या बोलते हैं, तो अश्रु गैस को इसको क्या बोलते हैं यार, मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा है। अश्रु गैस को आप ये याद रखिए कि क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। इससे आँख में आंसू आ जाते हैं और दिखाई देने नहीं लगते हैं, ठीक है। अश्रु गैस का उपयोग पुलिस हमारे बरगद को कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अश्रु गैस में उपयोग होते हैं क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, 0। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है 0, ठीक है। DNA की खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक जो है साइंटिस्ट हैं जो DNA की खोज की थी। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेंजीफेरा इंडिका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब बहुत हल्का है, ठीक है। हम लोग बार बार इसको पढ़ चुके हैं, याद कर चुके होंगे, ठीक है। आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका होगा। यहाँ पे मैजीफेरा इंडिका लिखा है, ठीक है। तो आप एक बार बुक में देख लीजिएगा कि क्या है इसका सही।
तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है क्या? तो निकोटीन। निकोटीन एक विषैला पदार्थ है जिससे तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ठीक है, यदि निकोटीन नहीं रहे तो तंबाकू में कैंसर नहीं हो सकता। ये बहुत विषैला पदार्थ है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है जल को ठंडा रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर का, पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, वायुमंडलीय दाब जो है वो बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, याद रखिएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कितना? तो अनंत बनता है। ठीक है, बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा, बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। आपको बताया था कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है। याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन जो बताएं उसको भूलिएगा मत। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है। ये जो है प्रोटीन का एक टाइप है। ठीक है, जो क्या होता है छोटी आंत में पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, पेप्सिन जो होता है पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? तो पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, ये प्रोटीन के विखंडन होने की एक मतलब प्रोसेस है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। क्वासिओरकर तथा मरासमस तथा मरासमस की बीमारी होती है किससे? तो प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्या होती है? तो क्वासिओरकर और मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन से क्वेश्चन आ रहे हैं। डीएनए की इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? कैल्शियम और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक जो होता है वो समान होता है -14 डिग्री सेल्सियस। -14 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा दोस्तों। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का पाठ्यांक जो होता है -14 डिग्री सेल्सियस पे समान होता है, एक समान हो जाता है। -14 डिग्री पे सेल्सियस नहीं, सॉरी, एक बार फिर से सुन लीजिए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -14 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान हो जाते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन। ये दो गैस है, जो एक है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और एक आर्गन जो होते हैं, ये दोनों गैस जो है ट्यूबलाइट में भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग मॉडल सेट नंबर 11 पे पहुँच चुके हैं।